हम लोगों ने अपने पर्यावरण के टॉपिक में ये देखा था कि 3 प्रकार के घटक होते हैं। सबसे जो पहला है उसे हम जैविक कहते हैं और जो दूसरा है उसे हम अजैविक कहते हैं और जो तीसरा है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। हमने ऊर्जा की चर्चा अभी नहीं की और हमने जैविक की चर्चा नहीं की। हमने अजैविक में आपको बताया कि 3 पार्ट हैं। एक को हम बोलते हैं क्या? वायुमंडल, जिसकी चर्चा कल हो चुकी है, उसकी चर्चा दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर है हमारा जलमंडल और जलमंडल के बाद हमारा क्या है? स्थलमंडल। ठीक है? ठीक है। एक बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि पर्यावरण जैसे ही हमारा टॉपिक ये कंप्लीट होगा, जैविक, अजैविक, ऊर्जा, इसके बाद हमको पढ़ना है पारिस्थितिकी। क्या पढ़ना है? पारिस्थितिकी। और इसी के साथ एक और चीज पढ़नी है मुझे, पारिस्थितिकी तंत्र। डन। अगर मैं आपसे पूछूं कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया, बताइए। अभी जिसी ने बोला है सही बोला है, वेरी गुड। तो पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट, सॉरी, तंत्र नहीं, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया? अर्नेस्ट हेकल ने। और पारिस्थितिकी तंत्र का याद करिए, पारिस्थितिकी तंत्र का किसने किया? डब्ल्यू जी की ए जी? डब्ल्यू जी ट्रांसले, क्लियर हो? ठीक है, मैं जी ट्रांसले लिख दे रहा हूं, आप लोग देख लेना ए है कि डब्ल्यू है। डब्ल्यू जी अगर है तो ठीक है, डब्ल्यू जी ट्रांसले। यानी मेरे कहने का मतलब कि ये दोनों क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और ये दोनों क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, आपको फिर बायोम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बायोम। एक टॉपिक ये भी है। बायोम के बाद हम लोगों को पढ़ना है जैव विविधता। क्या पढ़ना है? जैव विविधता। ठीक है। तो ये आने वाले कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको इंट्रो दे रहा हूं पहले ही, कि अभी तो पहला टॉपिक चल रहा है, इसके बाद कौन सा चलेगा? दूसरा। इसके बाद कौन सा चलेगा? तीसरा। फिर उसके बाद हमारा कौन सा चलेगा? चौथा। ठीक है, तो ये आने वाले कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जिन पे चर्चा हम आपसे करेंगे। ठीक है। आज हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? आज हम लोगों को पढ़ना है जलमंडल के बारे में। हेडिंग बनाइए, जल मंडल। क्या लिखना था? अच्छा ठीक। आज हमारा टॉपिक है जल मंडल। ओके, चलिए। जल मंडल, इसको बोलते हैं जल जल मंडल को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। जैसे हवा को क्या बोलते हैं, जो वायुमंडल को, एटमॉस्फेयर, है ना, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। ठीक है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर। चलिए, आपको पता है कि पृथ्वी पर 71% भाग पर वाटर है। कितने परसेंट भाग पे? 71%। और 29% भाग पर स्थल है। ये बात पता है कि नहीं? ठीक है। अगर मैं जलमंडल की बात करूं तो जलमंडल में जो सबसे पहला आता है वो हमारे आते हैं कौन?
महासागर, ठीक है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, क्या बताओगे? सबसे सबसे बड़ा महासागर जो है वो है पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर। इसी में एक गर्त है जिसको बोलते हैं मैरियाना ट्रेंच, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में ही है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक कि अंटार्कटिक? अंटार्कटिका तो वो है ना एक एरिया, ठीक है। देखो, महासागर से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछता नहीं है, महासागरों से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन महासागरों की विशेषताएं थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए। ज्यादा नहीं, दो दो लाइन, एक एक लाइन सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, महासागर के बाद हमारे दूसरे नंबर पे कौन आता है? नदी तंत्र। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे ज्यादा अवसाद वाली नदी पूरे विश्व में कौन सी है? अमेजन। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अवसाद, अवसाद समझते हो? कूड़ा करकट जो भी है, तो कौन सी है? अमेजन। मतलब मेरे कहने का कि आप यूपी टेट ही देने जा रहे हो, यूपी पीसीएस नहीं। आप बहुत ज्यादा किसी चीज को गंभीरता से मत पढ़िए। कभी कभी होता क्या है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में छोटी चीजों को छोड़ देते हैं, और एग्जाम में क्या पूछ लेता है? छोटा सा बिंदु, छोटा सा पॉइंट। तो आप बिल्कुल पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ज्यादा मत पढ़िए, लेकिन आप सरल से कठिन की ओर जाइए। आप पहले बारीक चीजों को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आगे की चीजों को पढ़िए, ठीक है। नदी तंत्र में आपको पूरे भारत में दो प्रकार की नदियों को पढ़ना है। एक हिमालयी नदी, हिमालयी नदियां, और एक आपको पढ़ना है प्रायद्वीपीय नदियां। क्या पढ़ना है? प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। अब हमारा प्रश्न ये है कि हिमालयी नदियां में कौन कौन से आते हैं, तो कौन कौन से ना बोल करके हम बोल देते हैं सीधे कि हिमालयी नदियों में तीन प्रकार की नदियां शामिल हैं, ठीक है। सबसे पहला कौन सा शामिल है? सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां, सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां। फिर है गंगा और गंगा की सहायक नदियां। फिर है ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ये तीन आपको ड्रेनेज सिस्टम पढ़ने हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। लेकिन ये उत्तर भारत की हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। हिमालयी कहने का मतलब उत्तर भारत की, उत्तर भारत की तीन नदियां मुख्य रूप से मॉनिटर। बाकी उनके साथ कौन सी सहायक नदियां हैं वो अलग का प्रश्न है। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने चल रहा हूं कि आपसे कभी कभी पूछता है कि मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे अरब सागर है। कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा है। क्या? कौन सी का? बीओबी क्या होता है? बैंक ऑफ बड़ौदा ही तो होता है। हाँ, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पे क्या है? हिंद महासागर। और यहाँ पे क्या है? सागर। यहाँ हमने महासागर। दोनों में अंतर मैं आपको बताऊंगा कि सागर किसे कहते हैं और महासागर किसे कहते हैं। बात क्लियर है? आपको एक बात थोड़ी सी और समझनी है। क्या समझनी है सर? इतना हिस्सा जो है ये नॉर्थ इंडिया का है, नॉर्थ इंडिया का, ठीक है। यहां से प्रायद्वीप शुरू होता है। क्या शुरू होता है? प्रायद्वीप। और जो भी नदियां यहां से ऐसे गुजरेंगी या ऐसे गुजरेंगी या इस तरीके से गुजरेंगी, इन सबको हम प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। डन। सब प्रायद्वीपीय नदियों में कौन कौन सी आती हैं? नर्मदा, फिर गोदावरी, फिर
कृष्णा, फिर कावेरी, यानी मुख्य रूप से हमने लिखे हैं, और भी इसमें है नदियां, तुंगभद्रा है, महानदी है। मेरे कहने का मतलब कि ये मैंने मुख्य मुख्य आपको 4 बता दिए कि प्रायद्वीपीय में कौन कौन सी हैं, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। आपको पता है कि गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूढ़ी गंगा, या साउथ की गंगा। किसको कहा जाता है? गोदावरी को। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि सर, अगर प्रायद्वीपीय नदियों को इस तरीके से देखा जाए, हिमालयी नदियों को इस तरीके से देखा जाए, तो भी देखते हैं, ठीक है। तो अब आप समझो मेरी बात, क्या पढ़ना है सर? नंबर 1, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है सहायक नदियों से। नंबर 1, जैसे सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? चेनाब, सतलुज, झेलम, ब्यास और रावी। अब प्रश्न वो पूछता कैसे है? आप सहायक नदियां तो बता लिया, लेकिन अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, जैसे नदियां बहती हैं, मैं ऐसे सामने खड़ा हूं, तो मेरा लेफ्ट किधर है? ये, और राइट है ये, हाँ या ना? ठीक है। अगर सिंधु नदी इस तरीके से बह रही है, तो इधर से जो मिलेगा वो लेफ्ट से होगा, और इधर से जो मिलेगा वो राइट से होगा। तो प्रश्न ये है कि कौन सी सहायक नदी बाएं से मिलती है और कौन सी सहायक नदी दाएं से मिलती है। यहां आपका दिमाग यूज होगा। अभी तक तो ठीक है सर, आपको लग रहा होगा अरे ये सब तुम जानते हैं, लेकिन आपको मैं उस बिंदु पे लाता हूं, टहला के घुमा करके, कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो। अब मुझे बताओ, आप अपनी कैपेसिटी, कि क्या तुमने ये कभी सोचा, आप लोगों ने, कि सहायक नदियां तो आपने बहुत पढ़ी होंगी, लेकिन अगर मैं पूछूं कि सिंधु के बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, या सिंधु के दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, इस नदी को पढ़ने के बाद आपको भूगोल में नदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यानी एक बार मैं नदियों को पढ़ाऊंगा, वो भूगोल में, एसएसटी में, पर्यावरण में, पारिस्थितिकी तंत्र में, हर जगह काम आएगी। ठीक है। तो नदी सिस्टम मैं आपको एक बार में पढ़ाऊंगा, रिवर सिस्टम, और वो हर जगह काम आएगा। तो ऐसा मत समझना कि केवल पर्यावरण चल रहा है, ये एक पूरा कंप्लीट टॉपिक चल रहा है। ठीक है। तो ठीक है सर, सहायक नदियां, तो हमको लेफ्ट, अगर ऐसे देखोगे तो ये राइट है, लेकिन ऐसे नहीं देखना है आपको कि नदी के सामने खड़े हो जाओ तो डूब जाओगे। नदी की दिशा में तुम्हें खड़े होना है, क्योंकि डूबना नहीं है। ये लेफ्ट और ये राइट, जो हमारा लेफ्ट राइट है, लेकिन हमको मुंह नदी की तरफ नहीं, जैसे नदी बह रही है वैसे हमें खड़े होना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? राइट। डन। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये आपको फंसा देगा, जिस दिन ये आया उस दिन ये आपको फंसा देगा। एक तैयारी इसकी करनी है, ठीक है सर। दूसरी तैयारी क्या करनी है? नदियों के बारे में। नंबर 2 है जगह कहीं? हाँ है। नंबर 2 में हमको ये देखना है कि कौन सी नदी बीओबी में गिर रही है और कौन सी नदी अरब सागर में गिर रही है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम, और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम, ये पूछ लिया आपसे, यहां भी आप फंसोगे। डन। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम बहती है और कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व बहती है। यहां फंसोगे आप। चौथा क्वेश्चन, जब आपसे नदियों की लंबाई पूछेगा और स्थान पूछेगा, स्थान मतलब जैसे मैं आपसे पूछूं कि गंगा नदी यूपी के, यूपी टेट का प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि गंगा नदी यूपी के कितने जिलों से होकर बहती है, नहीं पता, क्योंकि हमने कभी उस लेवल पे जाकर पढ़ा ही नहीं। हमेशा हमने पढ़ा गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ा सबसे बड़ा प्रश्न ये है
कि मैं अपनी तैयारी किस लेवल पे किए बैठा हूं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ना, आप करिए ना। एक क्वेश्चन क्या दिया मैंने, सहायक नदियां ऐसी जो कहां से आती हैं, राइट से, लेफ्ट से। एक मैंने आपको दिया कि ऐसी नदियां जो कहां गिरती हैं, अरब सागर, और 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन मैंने दिया कि ऐसी नदियां जो कहां से कहां बहती हैं, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। फिर मैंने आपसे कहा कि ऐसी नदियां जिनकी लंबाई आपको पता हो और कहां कितने राज्यों में होकर के बहती है। एक साधारण सा प्रश्न है कि गंगा नदी की लंबाई बताइए, 25 से, ठीक है, लेकिन गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? यानी लंबाई तो हमें, एक प्रश्न तो मेरा पता है, लेकिन दूसरा वाला नहीं पता है। ये हो गया, 3 हो गए, सॉरी 4 क्वेश्चन हो गए। और पांचवा, इन नदियों के नाम स्थान वाइज, इन नदियों के नाम स्थान, प्लेस वाइज। जैसे ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा, वेरी गुड। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा। गंगा नदी को देवप्रयाग में क्या कहते हैं? मेरे कहने का मतलब कि मैं आपको क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, जवाब देना जरूरी नहीं है। आपको प्रश्न सुनना जरूरी है कि प्रश्न किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। जवाब तो हम मोबाइल उठाएंगे, अभी 1 मिनट में सारा जवाब दे देंगे, लेकिन अभी मुझे प्रश्न की समझ होनी चाहिए कि प्रश्न कैसे पूछता है। तो पांचवा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा? नाम और बदला हुआ नाम, बदला हुआ नाम स्थान के हिसाब से। ठीक है, क्या इतना आप पढ़ने के लिए तैयार हो? बताइए, शुरू किया जाए। बोलो बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? अच्छा, ठीक है। तो एक क्या हो गया सर? महासागर। एक क्या हो गया? नदी। क्या इतना ही जलमंडल है? 2 ही चीजों में जलमंडल है? नहीं, झीलों से आपसे खूब प्रश्न पूछता है। झीलों से आपसे खूब अच्छे अच्छे प्रश्नों को पूछता है। ठीक है, और आप बताओ आपके हिसाब से जलमंडल क्या है? तालाब। हाँ, तालाब का एरिया पूछता है कि मान लीजिए कोई तालाब है, तो इस एरिया को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सबसे नीचे वाले को क्या कहते हैं? तो मैं आपको तालाब भी बताऊंगा कि जहां तक सूर्य की रोशनी आती है, उस एरिया को क्या कहते हैं? उसके बीच वाले एरिया को क्या कहते हैं, जहां फाइटोप्लैंक्टन होते हैं और जहां सूक्ष्म जीव छिपे होते हैं, उस एरिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो सर महासागर हो गया, नदी हो गई, झील हो गया, तालाब हो गया, और कुछ आपके हिसाब से नदी तंत्र में जहां पानी हो, कुछ और बचा? नहरें, स्वेज नहर वगैरह थोड़ा सा बता देंगे आपको, वन लाइनर 1 आध 2 ठो। मेरे हिसाब से इतना पर्याप्त है। डैम, वेरी गुड। इसीलिए हम सोचते हैं कि तुम क्लास में आया करो, है जो छूटा रहता है वो बता देती हो। डैम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां से पूछता है? डैम से। ठीक है, तो डैम एक आर्टिफिशियल थिंग्स है। अब मैं जो अभी तक क्वेश्चन पूछ रहा था वो नेचुरल पूछ रहा था कि जलमंडल नेचुरल रूप से कहाँ है। लेकिन ठीक है, डैम भी जलमंडल में आएगा, भले मनुष्यों ने इसे बनाया है, लेकिन जलमंडल के अंदर डैम भी आता है। बात क्लियर है? चलिए, अब आप नोट्स ओपन करिए और मैं जो बोलूं उसको लिखिए। हेडिंग बनाइए हाइड्रोस्फेयर, हेडिंग बनाइए हाइड्रोस्फेयर, फिर लिखिए जलमंडल, उसके नीचे लिखिए नंबर 1 महासागर, महासागर, नंबर 1 महासागर, नंबर 2 नदी तंत्र। और नदी तंत्र में क्या हो गया यार आज, नदी तंत्र में ये दोनों बनाइए जैसे मैंने बनाया है। नदी तंत्र में दोनों चीजें बनाइए जैसे मैंने बनाया है, प्लीज।
डन। नदी तंत्र के बाद अगर ये बन चुका हो तो आप झील लिखिए, झील के बाद डैम लिखिए। हमें भी ऐसा लग रहा है। कौन सा है? अरे अभी ये सब ना बंद हो जाए। ये अच्छा, देखो, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। 2 बार प्रयास किया, गलती हुई, और तीसरी बार में सही। थॉर्नडाइक है। आइए, क्या लिखा आपने? झील, और उसके बाद क्या लिखा? डैम। बात क्लियर है? इसको बनाइए, एक गोला बनाइए, 71% वाटर और 29% स्थल। बन गया है। अब मैं जो बोलने चल रहा हूं उसको लिखिए। इसी में एक हिमनद भी बनाइए, ग्लेशियर। इसी में एक पॉइंट और जोड़िए, हिमनद, ग्लेशियर। और इसी में पॉइंट और बनाइए, भूजल, मिट्टी में उपस्थित जल, भूजल। चलिए, अब कुछ वन लाइनर लिखिए जो मैं बोलने चल रहा हूं। देखिए, यदि यदि 71% को 100% मान लिया जाए, यदि 71% को 100% मान लिया जाए, यदि 71% को 100% मान लिया जाए, तो 97%, 97% वाटर ओशियंस में है, महासागरों में है। 97% वाटर महासागरों में है। क्या कहा मैंने? अगर 71% को हम क्या मान लें? 100%। वरना अगर आप नहीं मानोगे तो फिर कैसे करोगे? आप कह रहे हो पूरे पृथ्वी पे 71% वाटर है, एक तरफ कह रहे हो 97% महासागरों में है, तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। आप कहोगे सर ये गलत पढ़ा रहे हो आप, एक तरफ लिख रहे हो 71, एक तरफ लिख रहे हो 97। तो इसलिए इस बात को लिखना बहुत जरूरी है। किस बात को? कि 71 इज इक्वल टू 100%। अब इस 100% का क्लासिफिकेशन हम करते हैं। 97% कहाँ है? ओशियंस में। ठीक है। जो सैलाइन है, सैलाइन समझते हो? खारा। सलाइन का मतलब क्या होता है? खारा। 3% मीठा जल, लिख लीजिए। 3% जल जो है वो मीठा है। दूसरा पॉइंट लिखिए, 3% जल मीठा है। चले, अब आइए, अगर इस 3% को हम 100% मान लें, 3% इज इक्वल टू 100%। क्या कुछ मतलब कठिन जा रहा है क्या? हार्ड तो नहीं लग रहा है कुछ? क्योंकि थोड़ा सा मतलब ऐसे ही कर सकता हूँ, इसके अलावा कोई रास्ता मेरे पास नहीं है। हाँ, अभी मैं व्यवहारिक उदाहरण दे सकता हूँ आपको अलग से, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद। सर, टोटल खेला जो है वो 71% जमीन पे जो पानी है उसका है, ठीक है। अब जो 71% है वाटर, उसको मैंने क्या मान लिया? वो पूरा पानी है। पूरे को हम 100% करते हैं। उस पूरे पानी में 97% जो जल है वो कहाँ है? ओशियंस में। 3% पानी, मतलब 97% खारा है और 3% मीठा है।
ठीक है। मीठा वाला पानी जो 3% है, अगर कुछ देर के लिए हम उसको क्या मान लें 100%, तो इसका लगभग 68% बर्फ के रूप में, ग्लेशियर्स के रूप में जमा हुआ है। कितना? 68% लिखिए, 68% ग्लेशियर्स के रूप में, ग्लेशियर्स के रूप में जमा हुआ है, ग्लेशियर्स के रूप में जमा हुआ है। 2% जो है वो नदियों में बहता है और झीलों में बहता है। आप कहोगे साला पूरे जीवन में पानी है क्या? ये केवल 2% है, वो भी किसका? 3% का। सोचो कितनी नदियां हैं भारत में, कितनी झीलें हैं। वो गाना सुने हो ना, पानी पानी वाला, पूरा इसी बनाया गया है। नेक्स्ट, तीसरा, 30% वाटर भूजल है। भूजल मतलब जब हम लोग हैंडपंप लगवाते हैं घर पे, तो जो पानी बाहर आता है, 30% क्या है? भूजल है। 30% हमारा क्या है? भूजल है। चले, क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? फिर से एक बार करते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका घर है, डन, और इस घर में इतनी जगह अगर छोड़ दी जाए तो पूरा पानी ही पानी है पृथ्वी पे। जितना मैंने ये बॉक्स बनाया, ये पानी से भरा हुआ है, और ये आपका घर है जहां पूरा संसार जो है रहता है। लगभग 75% पानी है, ठीक है। इस पूरे पानी को हमने कह दिया ये कितने परसेंट है? 100%, जितना ये पानी है पूरा, ठीक है। इसी जगहों पे महासागर बसे हुए हैं, जिन्हें हम ओशियंस कहते हैं। तो इस 100% का 97% वाटर खारा है। आप महासागर मत कहिए, खारा कहिए तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और जो 3% वाटर है वो क्या है? मीठा है। डन, ये 100% हो गया कि नहीं? 97 और 3, 100। हमको खारे वाले पानी से कोई मतलब नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारे यूज का कौन सा पानी है। हमारे यूज का पानी केवल कितना है? 3%, ठीक है। अब मान लो कि इस 3% को भी हम कुछ देर के लिए कितना मान लें? 100%। तो अगर इस 3% को 100% मान लें, या पूरा पूरा जो 3% पानी है, आप 100% मत बोलो, पूरा जो 3% पानी है उसका 68% ग्लेशियर्स के रूप में जमा हुआ है। किस रूप में? ग्लेशियर्स के रूप में जमा हुआ है। यानी अगर वो पिघले तो पहली बात तो पृथ्वी जलमग्न होगी, क्योंकि अभी नदियों में जब बाढ़ आती है, वो नदियों में केवल 2% वाटर है, वो भी इस 97% का नहीं, 71% का नहीं, इस 3% का, ठीक है। तो 2% जो है वाटर वो नदियों और झीलों में है, और 30% वाटर भूजल के रूप में है पृथ्वी के अंदर। यानी अभी तक जो भी तबाही मचाई जाती है वो कहां से मचाई जाती है? 2% से। अब आप इमेजिन करो कि कभी घूमने जाओ हिमालय की तरफ या कहीं ग्लेशियर्स वगैरह में, आप कल्पना करो कि कितनी मोटी चादरें होती हैं बर्फ की, जिन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं। और ग्लेशियर के पिघलने का मतलब क्या होगा कि शायद कोई भी संसार में नहीं बचेगा। और ग्लेशियर पिघलने का सबसे बड़ा रीजन है CO2। जितना वृक्ष कटेंगे CO2 उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। जितना हम फ्रिज कूलर AC यूज करेंगे उतना ज्यादा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ती जाएगी। हम आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। हम आपको पढ़ाएंगे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। दो टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। एक क्या पढ़ाएंगे? ग्लोबल वार्मिंग, समझते हो क्या होता है? और एक आपको हम पढ़ाएंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। दो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक।
ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है वैश्विक तपन। वैश्विक वैश्विक तपन। कभी आप मई जून के महीने में अपने छत पे गए हो और बिना स्लीपर के? जाके देखना, मम्मी कहेंगी कि थोड़ा गेहूं डला है, कुछ झाड़ू से बटोर दो, थोड़ा इकट्ठा कर दो, अब बिना चप्पल के जाना। तो तुम कहोगे पागल हो, मई जून जुलाई के महीने में बिना चप्पल के? जरा हैंडपंप लगा होगा तो एक बाल्टी पानी ले आना, पानी तो ठंडा आएगा, लेकिन जो नल होगा इतना गर्म होगा कि जिसको तुम खाली हाथ से पकड़ नहीं सकते हो। कोई कपड़ा ले जाओगे, हम लोग तो गांव से हैं, सब कुछ आंखों से फील किए हैं, स्किन से फील किए हैं। ये है तपन। अगर पूरे विश्व में इसी तरीके से गर्मी बढ़ जाए तो हर चीज तपने लगेगी, है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? वैश्विक तपन। वैश्विक तपन में सबसे ज्यादा अगर रोल है किसी का तो गैसों का। और गैसों में सबसे मॉनिटर गैस कौन सी है? CO2। मैंने आपको बताया था ना, शुक्र सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है ड्यू टू CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सर हरित गृह प्रभाव कहने का मतलब मैं जल्दी में बता रहा हूं। जहां ठंडे प्रदेश होते हैं वहां एक कांच के कमरे बनाए जाते हैं, और उन कांच की विशेषताएं ये होती हैं कि अगर दिन में कभी सूर्य की रोशनी आ गई तो ये वापस नहीं जाती है, अंदर तो आएगी लेकिन ये वापस किरणें नहीं जा पाती है। इसका मतलब जो सब्जियां यहाँ पे हैं, जो सब्जियां यहाँ पे हैं वो सब उगाई जा सकती हैं, उन सबको अपने खाने पीने भर के लिए किया जा सकता है। आज, अभी तो ये ठंडे प्रदेशों में होता था, आज पूरी पृथ्वी पर इन खतरनाक गैसों ने एक आवरण बना लिया है कांच जैसा। और जब सूर्य की किरणें आती हैं तो तेज होती हैं। जैसे छत से तुम्हें हम फेंकें, सीढ़ी तुम तेज उतरते हो लेकिन चढ़ते धीमे से हो। तो सूर्य की किरणें आती तो जमीन पे है तेजी से, जो इनको भेद करके अंदर चली आती हैं, लेकिन जब नीचे टकराती हैं परावर्तन के रिफ्लेक्शन के पश्चात तो वो वापस नहीं लौट पाती हैं। ये इन गैसों की वजह से वो रोक ली जाती है। इसलिए पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे ग्रीन हाउस में सब्जियां उगाई जाती हैं, वैसे ही पृथ्वी को अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए उतनी ही जमीन, जैसे वहां कांच के घेरे लगाए जाते हैं, वैसे इस पृथ्वी पर गैसों के घेरे बनते जा रहे हैं। इतनी एसी, इतने फ्रिज, इतने कोयला उत्पादन के क्षेत्र, इतने पेट्रोलियम उत्पादन के क्षेत्र, इतना औद्योगिकरण, इतना पेड़ों की कटाई, इतनी ज्यादा मात्रा में डीजल पेट्रोल का यूज, ये सब आपको तपन की तरफ ले जा रहा है, ये सब आपको वार्मिंग की तरफ ले जा रहा है। और अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया गया तो सबसे बड़ी चीज जो नुकसान होने वाली है वो है O3 का पतन, O3 का क्षरण। एक दूसरा, अगर ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो गए, अगर हमारे ग्लेशियर्स जो हैं अगर वो पिघलना शुरू हो गए तो फिर दिक्कत है यार। मतलब मनुष्य कुछ भी नहीं है अगर प्रकृति जिस दिन अपने आप पे आ गया। आप टेट सी टेट सुपर टेट की तैयारी करते रहना, ग्लेशियर पिघलेगा आपको पूरा आपका पैसा वैसा लेके चला जाएगा। इसलिए पर्यावरण संरक्षण बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आइए, तो 2% वाटर कहाँ है? नदियों और झीलों में। 30% वाटर कहाँ है? भूजल में। अब हमारा प्रश्न ये है कि सर महासागरों का नाम मुझे लिखना है। लिखिए 5 महासागरों के नाम, जल्दी करिए, थोड़ा तेजी से लिखिए प्लीज। 5 महासागरों के नाम। बताओ कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा। प्रशांत महासागर ब्रैकेट में लिखिएगा, सबसे बड़ा सबसे गहरा। नंबर 2 लिखिए अटलांटिक महासागर। अटलांटिक
महासागर, सेकंड लार्जेस्ट एस आकृति वाला, सेकंड लार्जेस्ट और एस आकृति वाला। इधर देखिए, इसकी आकृति ऐसे है, इसकी आकृति कैसे है, इस तरीके से, एस आकृति वाला। नेक्स्ट, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। एक है आर्कटिक, आर्कटिक, छोटा हिंद महासागर के बारे में छोटा कितना। हाँ तो चौथा बोल रहा हूँ, अभी एक और बोलूंगा। नहीं, क्या कहना चाह रही हो आप? कोई क्रम नहीं है इसका बेटिया। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप लिखो तो। ठीक, चौथा लिखिए, आर्कटिक, सबसे ठंडा और सबसे छोटा, सबसे ठंडा और सबसे छोटा। एक है साउथर्न ओशियन, साउदर्न ओशियन, अंटार्कटिका के चारों ओर, साउदर्न, SOUTHERN, बेटा साउदर्न ही लिखा है। साउथ के सुनो क्या है, SOUTHERN, सदर्न बोल दीजिए, साउदर्न बोल दीजिए, ओशियन, आर्कटिक आप लिख चुके हो, इसमें लिखिए अंटार्कटिका के चारों ओर, अंटार्कटिका के चारों ओर। डन। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, नदियां। क्या लिखेंगे? नदियां। और नदियों में लिखिए हिमालयी नदियां। नदियों के बगल में पहले लिखिए भारत, नदियों के बगल में ब्रैकेट में लिखिए भारत। पूरे विश्व की थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। अब हम नदियां हेडिंग बनाइए और ब्रैकेट में लिखिए भारत। बन। और लिखिए भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। हिमालयी नदियां पहला, हिमालयी नदियां पहला, और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां लिखिए, हिमालयी नदियों को, हिमालयी नदियों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला सिंधु तंत्र, आपका छूट रहा है क्या? क्या लिखा आपने? सिंधु तंत्र, ये ठीक है। दूसरा लिखिए गंगा तंत्र, और तीसरा लिखिए ब्रह्मपुत्र। चलिए हेडिंग बनाइए, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु
नदी तंत्र। हेडिंग बनाइए सिंधु नदी तंत्र। लिखिए लंबाई 3180 किलोमीटर। 3180 3180 किलोमीटर। उद्गम लिखिए कहां से निकलती हैं। उद्गम मानसरोवर झील। मानसरोवर झील तिब्बत। मानसरोवर झील तिब्बत। उस जगह का नाम है, देखो तिब्बत चीन, तिब्बत के बगल में ब्रैकेट में लिखिए चीन, चाइना। जहां से ये सिंधु नदी निकलती है उनका नाम है सिनकाबाब। उस स्थान का नाम लिखिए सिनकाबाब। लिख देता हूं, आइए। उस जगह का नाम है सिनकाबाब। सिनकाबाब। इसी को बोलते हैं सेंगे जांगबो। क्या बोलते हैं? सेंगे जांगबो, या कुछ लोग इसको सियांग जांगबो भी बोलते हैं। अब मिला होगा ना अपना वाला शब्द। क्या बोलते हैं? सियांग जांगबो। ये प्लेस का नाम है। ये प्लेस है कहाँ? मानसरोवर के पास। मानसरोवर झील के पास। और मानसरोवर झील कहाँ है सर? तिब्बत में। और किस तिब्बत में? चाइना। ये सारे प्रश्नों का जवाब है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? 3180 किलोमीटर। इसकी डायरेक्शन क्या है? देखिए पश्चिम की ओर। इसकी डायरेक्शन लिखिए पश्चिम की ओर। डायरेक्शन लिखिए पश्चिम की ओर। ठीक है, साउथ वेस्ट भी नहीं, मतलब सीधे। हाँ हाँ, पश्चिम की ओर। देखिए लद्दाख से भारत में प्रवेश। नेक्स्ट पॉइंट, लद्दाख से भारत में प्रवेश। लद्दाख से भारत में प्रवेश। ठीक है, तो इनकी यात्रा कहाँ हुई? इनकी यात्रा हुई तिब्बत, तिब्बत से लद्दाख, और लद्दाख से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से अरब सागर। लिख लीजिए इनकी यात्रा। इनकी यात्रा लिख लीजिए। जी, गिलगिट एक प्लेस है। हाँ, कौन सा प्लेस है? गिलगिट, वहीं से अंदर आती हैं। गिलगिट एक प्लेस है, वहीं से अंदर आती हैं। हाँ, पाकिस्तान में अंदर वहीं से जाती हैं, गिलगिट से ही। डन। अच्छा, लिखिए सिंधु की सहायक नदियां। सिंधु की सहायक नदियां।
बोले लिखो, बाएं से मिलने वाली, बाएं से मिलने वाली, बाएं से मिलने वाली, यानी इधर देखिए, अगर ये सिंधु नदी है, ठीक, तो यहां मान लीजिए अरब सागर है, तो बाएं से मिलने वाली मतलब, बोलिए, लेफ्ट यही तो पढ़ाए थे आपको, और राइट क्या पढ़ाए थे, ये, तो ये क्या है, आर आर आर, और ये क्या है, एल एल एल, यानी लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। देखिए, बाएं से मिलने वाली, नंबर 1 झेलम, उद्गम वेरीनाग कश्मीर, बहुत कम लिखवाऊंगा, लिखिए झेलम, और इसका उद्गम लिखिए बस, वेरीनाग झील है एक, और कहाँ है, कश्मीर में। जितने भी नाग नाम से झील हैं वो सब कश्मीर में हैं। हाँ जितने भी ताल हैं उत्तराखंड के। हाँ, जितने भी ताल हैं वो उत्तराखंड। दूसरा लिखिए चिनाब, दूसरा है चिनाब, चिनाब, पहला है झेलम, दूसरा है चिनाब। सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी किसकी, किसकी, सिंधु की, ठीक है। इसका उत्तर कहाँ से? हिमाचल प्रदेश में ये चंद्रा व भागा नदियों के साथ संगम बनाती है। चंद्रा या भागा, चंद्रा व भागा जैसे गंगा यमुना और सरस्वती के साथ संगम बनाती है प्रयागराज में, वैसे ही ये भी संगम बनाती है, ये नदी चेनाब, उद्गम लिखिए, उद्गम HP हिमाचल प्रदेश, बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा। ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, ज्यादा आपको पढ़ना हो तो पढ़िएगा, क्योंकि हमें भी लिमिटेड समय है दिया गया है, तो उतना ही जितना आपके एग्जाम में आता है, और आपको डिटेल पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, मैं आपको सोर्स बता दूंगा। तो कितने हो गए, 2, कौन कौन सी भैया, झेलम और चेनाब। चेनाब की कोई एक विशेषता बताइए, कोई एक विशेषता, सबसे लंबी सहायक नदी, और दूसरा संगम बनाती है, ठीक है। तीसरा, ये सब बाएं से मिलने वाली हैं, रावी, रावी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र, उद्गम HP के कांगड़ा क्षेत्र, कांगड़ा क्षेत्र से। उद्गम सहायक नदियों का कभी नहीं पूछता है, ध्यान रखिएगा, उद्गम सहायक नदियों का कभी नहीं पूछता, सहायक नदियों की विशेषता पूछता है। इसकी विशेषता ये है कि भारत पाकिस्तान की सीमा से होकर बहती है ये। जैसे कांगड़ा क्षेत्र में तो उद्गम था। हाँ, कांगड़ा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में उद्गम है, ये जहां भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, रेड क्लिफ, उसके साथ साथ बहती है, ठीक है। तो एक नेचुरल बॉर्डर भी आप कह सकते हो इसको, लिख लीजिए, भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ बहाव, भारत पाकिस्तान सीमा के साथ बहाव। आपका कुछ छूट रहा है क्या मैम, अच्छा ठीक है। ब्यास,
चले, उद्गम लिखिए HP रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश ही है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। हाँ, रोहतांग दर्रा, इसकी भी एक विशेषता लिखनी होगी, सबकी एक एक विशेषता लिखवा रहा हूं ना। इसकी विशेषता है पूर्णतः भारत में बहने वाली पहली नदी, पूर्णतः भारत में बहने वाली सहायक नदी, बाकी सब पाकिस्तान और भारत दोनों में बहती हैं, ये पूर्णतः भारत में बहती है, बहने वाली सहायक नदी। सतलुज, सतलुज पांचवा। डन। राक्षस ताल, मानसरोवर जो राक्षस ताल है वहां पर मानसरोवर के पास, जहां से सिंधु निकलती है, ये उसकी सबसे फास्ट फ्रेंड है, ये उसकी सबसे फास्ट फ्रेंड है जो उसके घर से उसके साथ निकलती है। मानसरोवर तिब्बत, मांस तिब्बत। सुनिएगा, सुनिए हमारी बात समझिए, सिंधु कहाँ से निकलती है? मानसरोवर तिब्बत, लेकिन उस जगह का नाम क्या है? सियांग जोहांग जहांगो, एक प्लेस अलग है वहीं, लेकिन वहीं से एक सहायक नदी भी निकलती है सतलुज, इसका प्लेस क्या है? राक्षसताल। यानी जैसे मैं मेन आदमी हूं, मैं अपने घर से निकला एक गांव से, गांव का नाम है मानसरोवर, लेकिन मैं जिस टोले से निकला, जिस कस्बे से, उसका नाम है सियांग, लेकिन मेरा एक दोस्त भी उसी गांव से निकला जो मुझे आगे वाले चौराहे पे मिला, उसका नाम है सतलज। वो जहां से निकला तो उसका नाम क्या है? बात क्लियर है? लिखिए, सिंधु की सबसे प्रमुख सहायक नदी, इसकी विशेषता ये है कि सिंधु की सबसे प्रमुख सहायक नदी, क्योंकि उसी के गांव से आती है ना ये भी, जहां से सिंधु आती है उसी के गांव से ये भी आती है, सतलुज। डन। अब लिखिए दाएं तरफ से, ये था लेफ्ट साइड से, अब लिखो राइट साइड से, राइट साइड से, बोले। एक है श्योक नदी, क्या नाम है? केवल नाम लिखना है बस, श्योक नदी। नंबर 2 गिलगिट नदी, हाँ। तीसरा है काबुल, डन। नेक्स्ट नोट, NOTE। सिंधु नदी अरब सागर में डेल्टा बनाती है, डेल्टा समझते हो क्या? ये डेल्टा है, चारों तरफ नदी बह रही है, यहां पानी नहीं पहुंचेगा, सूखा क्षेत्र जहां पे कभी कभी लोग खेती बाड़ी भी करते हैं या नाव वगैरह जो चलाते हैं वो अपना सामान रख देते हैं, नदियों के बीच में अवसादों के कारण या बालू मिट्टी के कारण उठा हुआ एक क्षेत्र, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? डेल्टा। तो क्या लिखा आपने? सिंधु नदी डेल्टा बनाती है अरब सागर में, और अरब सागर में जाकर के मिल जाती है, अरब सागर में जाकर के मिल जाती है।
डन। इसी नोट पॉइंट में दूसरा पॉइंट, इसकी 5 सहायक नदियों के कारण, इसकी 5 सहायक नदियां जहां बहती हैं, इसकी 5 सहायक नदियां जहां बहती हैं, उसे पंजाब कहा जाता है। आब मतलब पानी और पंज मतलब 5। हाँ, 5 आबों का शहर। 2 आब मतलब जहां 2 नदियों का पानी हो। अब पंजाब का मतलब जहां 5 नदियों का पानी हो। बस एक बार पढ़िए जल्दी से सिंधु नदी को। जल्दी से पढ़ लीजिए एक बार। कोई डैम है क्या सिंधु नदी पे? मैं चेक करता हूँ, आप लोग पढ़ो जल्दी। जल्दी करिए। भारत में कोई बांध नहीं है, कोई बांध नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। चले। लद्दाख में बह के गिलगिट से पाकिस्तान में जाती है। गिलगिट से पाकिस्तान में जाती है। गिलगिट पाकिस्तान में है ना, हमारे पास थोड़ी नहीं है। पाकिस्तान में। चलिए नोट, प्लीज प्लीज नोट, नोट पॉइंट। भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता 1960 में संपन्न हुआ। भारत को सीमित पानी दिया गया है। ऐसे लिख लो, पाकिस्तान को ज्यादा, भारत को कम वाटर। परसेंटेज में कितना पानी देंगे? देखना पड़ेगा बेटे, देख लो आप लोग, थोड़ा सर्च करो कि कितने परसेंट वाटर सिंधु का पाकिस्तान को प्राप्त है। देखो आपके मन के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व में हो जाएगा, यही हो जाएगा। सर्च करिए कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर इज गिवन टू पाकिस्तान। भारत को 80% पाकिस्तान को। ठीक है, मैंने ज़्यादा कम लिख पाया था, परसेंटेज नहीं लिख पाया था, तो आप लिख लीजिए 20% भारत को और 80%
हाँ, तो 20% हमारे हिस्से में है। 20% मतलब पीने योग्य है। 20% मतलब यहाँ से बह के ही सिंधु आगे जाएगी। तो हमारे जो 20% में है उसको हम बंद कर देंगे। 80% तुम कहाँ से पाओगे? मान लो 80% 100 मीटर की रस्सी है, 20% हम पकड़े हुए हैं शुरू में ही, 80% तुम पकड़े हो, हम अपनी 20% काट देंगे। अब बताओ, 80% लिए रहना, जब पानी आगे ही नहीं जाने देंगे हम, तो तुम 80% यूज कहाँ से करोगे? हम कहते हैं तुम 90% ले लो, 10 हमको दे दो, वही 10 हम आगे से बांध बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ लिखिए। तुम तो चाहती हो पाकिस्तान वाले बिना पानी के मर जाए, है ना? लिखिए, गंगा नदी तंत्र। नहीं, कोई डैम नहीं, भारत में कोई नहीं है। एक टरबेला है, वो भी पाकिस्तान में, जब ही गिर जाए। हाँ, होता है सिस्टम अपना। ठीक है, हाँ, बैराज वगैरह होते हैं। लिखिए, गंगा नदी तंत्र। उत्तर भारत की जीवन रेखा, इसे क्या कहा जाता है? उत्तर भारत की जीवन रेखा। भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र। भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र। उद्गम गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद। उद्गम गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर। हिमालय के गंगोत्री हिमनद से ये निकलती हैं। डन। अच्छा, तुम लोगों ने एक चीज देखा कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम अलग होता है, लेकिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसका नाम अलग होता है। तो जब ये गंगा 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 कह रहे हो, गंगा नाम नहीं है, जब ये निकलती हैं तो वहां से भागीरथी के नाम से निकलती हैं। लिखिए, यहाँ उद्गम के समय इन्हें भागीरथी कहा जाता है। यहाँ उद्गम के समय इन्हें भागीरथी कहा जाता है। किसी का फोन आ रहा है। नेक्स्ट। डन। देवप्रयाग में जब ये पहुंचती हैं भागीरथी, देवप्रयाग में जब ये पहुंचती हैं भागीरथी, तो अलकनंदा से मिलकर, अलकनंदा से मिलकर गंगा हो जाती हैं। अलकनंदा से मिलकर क्या बन जाती हैं? गंगा। आइए देखिए, भागीरथी प्लस अलकनंदा, अलकनंदा इज इक्वल टू गंगा इन देवप्रयाग, इन देवप्रयाग। ये है कॉन्सेप्ट। और भागीरथी जब हिमनद से निकलती हैं, हिमनद ग्लेशियर गंगोत्री, जब ये गंगोत्री से निकलती हैं तो भागीरथी के नाम से ही आती हैं। ये किस नाम से आती हैं? भागीरथी के नाम से। क्या इतना पता चला आपको? देवप्रयाग कहाँ स्थित है? वेरी गुड। देवप्रयाग कहाँ स्थित है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में। ठीक है, यूके का मतलब, वंशिका, यूके का मतलब क्या होगा? उत्तराखंड। ठीक है, कितने जिलों को काटकर यूपी के उत्तराखंड बनाया गया था? कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस की तो दाग देनी पड़ेगी है। हाँ हाँ, आ जाएगा, ऐसे बोलते रहो 100 तक गिनती। 11 है। ठीक है बिटिया,
तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस अच्छा है। मोबाइल उठाइए अपनी, मोबाइल उठाइए और लिखिए कितने जिलों को काटकर, यूपी के कितने जिलों को काटकर 2000 में उत्तराखंड बनाया गया। आप सर्च करो, मैं अगर कहा हूं सर्च करने के लिए तो इसका मतलब कोई ना कोई राज है। आई डोंट नो, कहानी में नहीं जानता, मैं उत्तर जानता हूँ। दुनिया में कहानी बहुत है, ठीक है, इतिहास की कहानियां मैं तुम्हें बहुत सुनाऊंगा, लेकिन केवल जवाब 13 जिलों को काटकर सन 2000 में एक नया राज्य बनाया गया, पहाड़ी राज्य, जिसको क्या बोलते हैं, उत्तराखंड। बस इतना जवाब दीजिए बस, ठीक है। ऐसे टॉपिक आएगा तो थोड़ा थोड़ा जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आगे बढ़िए, बिल्कुल आएगा। स्थल मंडल जब आपको पढ़ाएंगे तो रुके रहिए, लेकिन ये आएगा तो एसएसटी में आएगा, पर्यावरण में नहीं, ठीक है। हाँ, सुपरटेन में आ सकता है, ठीक है। लंबाई लिखिए गंगा की 25-25 किमी, गंगा की लंबाई 25-25 किमी, ठीक है। लास्ट 2 मिनट और क्लास आपकी चलेगी। प्रवाह लिखिए, प्रवाह मतलब यात्रा लिखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, बांग्लादेश। फिर बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा में इनका खाता खुलता है, ठीक है। हाँ, जाके मिल जाती है, बंद हो जाता है। तो पहला क्या है, उत्तराखंड, दूसरा क्या है, यूपी, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठवां, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, मोबाइल का सहारा लो, सदुपयोग करो मोबाइल का। यूपी के कितने जिलों से गंगा बहती है? यूपी के कितने जिलों से गंगा बहती है? इतना कोई टीचर तुम फोन नहीं चलवाता होगा ना? अच्छा, बताइए। हाँ, तो नाम नहीं लिखना है कि पता लगा 28 जिलों के नाम लिखने लगे। देख लेना, 27 से ऐसा हो नहीं सकता, कोई एक ही होगा। 27 से 28 क्या? अच्छा, ठीक है, अच्छा ठीक है, 27 से 28, ठीक है, जो भी है, मतलब ये आपको पता हो कि 80 जिलों में से 27 जिले गंगा की कवर में आते हैं। 80 जिलों में से 27 जिले गंगा के कवरेज में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, गंगा, हाँ हाँ बिल्कुल लिखिए भैया। डन, आगे लिखिए, गंगा इलाहाबाद में या प्रयागराज में संगम बनाती है, ये तो ऑल नोन, ये सब जानते हैं। अच्छा, तो बोल दो, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच ये ज्ञान देने के लिए। जो प्रारंभ है वो कहाँ से है भैया? लिख लो सब लोग, बहुत, हाँ, सो गुड। और अंत कहाँ है? बलिया, ठीक है। यानी ये पूर्वी जिला है, ये पश्चिमी जिला है, यही तो होगा ना गंगा के हिसाब। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी,
पूरब इधर होता है ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बिहार में ठीक। हाँ, हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। चलिए आगे बढ़ें। तो गंगा का बहाव मुझे बताओ पश्चिम से पूर्व है कि पूरब से पश्चिम है? पूरब पश्चिम 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 से पूरब की ओर ही तो जा रही हैं। पूर्व से? पश्चिम से पूरब। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं ऐसे ही बहस करवा रहा हूँ? इस बहस का एक परिणाम निकलेगा अभी कि तुम खुद ही सही जान जाओगे। आओ। पश्चिम में था। पश्चिम जो दिमाग में उनके बैठ गए। फिर से बिहार जाइए, बिहार से पश्चिम बंगाल जाइए। नेक्स्ट, आगे बढ़िए प्लीज। ये अच्छा किया आपने जो बिजनौर और बलिया बता दिया, सो गुड। आगे बढ़िए। बाएं से सहायक नदियां। अब हेडिंग बनाओ सहायक नदियां, और पहला लिखो लेफ्ट साइड से, टू द लेफ्ट साइड, टू द लेफ्ट साइड। लिखिए रामगंगा, ब्रैकेट में कुमाऊं हिमालय। अभी जब आपको हमें हिमालय पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कुमाऊं हिमालय कहाँ है, ठीक है? आज लिख लो ऐसे आप, रामगंगा उद्गम है कुमाऊं हिमालय, नेपाल के पास में कुमाऊं हिमालय। गोमती उद्गम है पीलीभीत उत्तर प्रदेश। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा तैयार रखिएगा आप, क्योंकि यूपी का पेपर देने जा रहे हैं तो यूपी के बारे में। और लखनऊ की सबसे फेमस नदी गोमती, तो लखनऊ की सबसे प्रसिद्ध नदी गोमती है, तो आप गोमती का उद्गम याद रखिएगा पीलीभीत, ठीक है? आगे बढ़िए। घाघरा, ये सब बाएं वाली हैं। हाँ, घाघरा नहीं। हाँ, 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 घाघरा, कोई बिंदी नहीं रहेगी। नेपाल हिमालय, ये सब हिमालय को बांटा गया है, जब हिमालय टॉपिक आएगा तो समझाऊंगा। नेपाल हिमालय उद्गम। फिर लिखिए गंडक। गंडक। अरे यार एक मिस्टेक हुई है, जो घाघरा है वो, सुन लो बेटिया, जो घाघरा है उसका उद्गम तिब्बत है। हाँ, तिब्बत। गंडक का नेपाल है। रुक जाओ, घाघरा में लिखो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। बड़ी सहायक नदी तो बड़ी मतलब लंबाई में। उससे लंबी। अरे बड़ी का मतलब लंबी ही लिखो भाई, कैसे? बड़ी का मतलब आप क्षेत्रफल देख रहे हो क्या? नहीं यार, सबसे लंबी सहायक नदी। नहीं, मैं जो भी कह रहा हूँ वो लंबाई के हिसाब से कह रहा हूँ, ठीक है? आगे बढ़िए। गंडक, गंडक का है नेपाल हिमालय उद्गम, बस। फिर है कोसी। हाँ, ये भी नेपाल। हाँ, नेपाल हिमालय ये भी है उद्गम, नेपाल हिमालय, और कोसी का भी उद्गम नेपाल हिमालय। कोसी के सामने लिख लीजिए बिहार का शोक, बिहार का शोक। बस आज गंगा हो पाएगा बस। हाँ, लिखिए दाएं, टू द राइट साइड, दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां। यमुना,
यमुना। उद्गम लिखिए यमुनोत्री ग्लेशियर या हिमनद, यमुनोत्री ग्लेशियर। एक काम करिए, थोड़ा सा एक मिनट कंफ्यूजन दूर करिए, उठाइए मोबाइल। यमुना की लंबाई और घाघरा की लंबाई बताइए मुझे। अभी हम लोग अपनी कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। एक मिनट, यमुना क्या है बिटिया? 1376 किमी। और घाघरा? 1080 किमी। डन। अब सुनिए, घाघरा पे जाइए, जहां आपने घाघरा लिखा था। अरे वहां नोट्स में। Sorry. कोई बात नहीं। कहाँ लिखा घाघरा? हाँ, सबसे बड़ी सहायक नदी, ब्रैकेट में लिख लो क्षेत्रफल। हाँ वही हमने हाँ सर क्वेश्चन ऐसे ही कंफ्यूज करता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो हम लोग क्लास में है ना। क्षेत्रफल लिख लिया। अब आइए यमुना पे, लिखिए सबसे लंबी सहायक नदी। अब आइए सबसे लंबी सहायक नदी। हाँ, ये लिख लीजिए, क्योंकि यमुना फेमस नदी है तो उसकी लंबाई पूछी जा सकती है। 1376। सबसे बड़ी नदी। हाँ हाँ, हम समझा देते हैं। मैं अंतर बताता हूं। अगर कोई कह रहा है क्षेत्रफल में, तो मान लीजिए ये कोई नदी है जिसका क्षेत्रफल ऐसे है, ठीक है, उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है। और लंबी का मतलब ये है कि कोई नदी ऐसे आई, ठीक है, तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी है और ये लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ी है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से गंगा की सबसे बड़ी नदी घाघरा, और लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ी नदी यमुना। आगे बढ़िए, जमुना मत कहिएगा, जमुना भी बताएंगे कहाँ कहते हैं। आगे बढ़िए, प्रयागराज में गंगा से मिलती है यमुना। यमुना का मिलन प्रयागराज में गंगा से होता है। दो और हैं बस। एक लिखिए सोन नदी। सोन नदी सहायक नदी है लेकिन दाएं से। हाँ, उद्गम मध्य प्रदेश अमरकंटक। मध्य प्रदेश अमरकंटक। डन। अमरकंटक का पठार है वहां। एक लिखिए दामोदर। तीसरा दामोदर। उद्गम छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार। एक नोट पॉइंट लिखिए, नोट NOTE। तो इसमें बस तीन ही नदी। दाएं से 3 है, बाएं से 5 कि 4, 5। टोटल 8 सहायक नदियां हैं गंगा की, जो 5 लेफ्ट से आती हैं, 3 राइट से आती हैं। ओके, दामोदर में लिखिए, दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसी नोट में दूसरा लिखिए, बस अंतिम। इसी नोट में दूसरा लिखिए,
बोले गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा या ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे प्रमुख डेल्टा है, मतलब सबसे बड़ा डेल्टा। क्लियर? अब हेडिंग बना लीजिए ब्रह्म